कैसे इतिहास की नदी युग बदलती हुई सदा बहती चली आई है और भंवर और मझधार के बावजूद एक अनजान समंदर की तरफ लपकती हुई बढ़ रही है। भारत में दर्शन शास्त्र, पुराण और महाकाव्य सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे विचारक सदा सृष्टि के निर्माण का रहस्य खोजते रहे हैं। दुनिया का मूल पदार्थ आदि जल माना जाता है। सृष्टि के निर्माण के बाद जीव जंतुओं के विकास का सिद्धांत हमें दशावतार के पहले 5 अवतारों में दिखाई पड़ता है। मत्स्य अवतार मछली का, जो आदि जल से उत्पन्न हुई। कूर्म अवतार कछुए का, जो जल और धरती दोनों पर रहता है। वराह अवतार, जो वायु पुराण के अनुसार चुना ही इसलिए गया है कि उसे जल क्रीड़ा का शौक है। फिर नरसिंह, इसके बाद वामन अवतार, जो शायद आदि मानव का प्रतीक है। उस समय के लोग घर या भवनों में नहीं, गुफाओं में रहते थे। वो कंदमूल और शिकार के जानवरों का मांस खाते। ये आदि मानव तस्वीरें बनाना जानते थे। नुकीले पत्थर और लकड़ी के कूंचे से वो गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्र बनाते। जंगली जानवरों के प्रति आदि मानव को भय और श्रद्धा दोनों रहे होंगे और शुरू में इनकी आराधना भी होती होगी। फिर भित्ति चित्रों में मनुष्य के आकार भी बनने लगे, जो टोने टोटके जैसे थे। साथ में नृत्य और प्रथाएं भी होती ताकि शिकार में सफलता मिले। सभ्यता की ओर इंसान का पहला कदम रहा झुंड या टुकड़ी बनाकर शिकार करना और साथ मिलकर बांटना। हर इंसान को पहले झुंड के बारे में सोचना होता था, फिर खुद के बारे में। झुंड या कबीला किसी खतरे में पड़ता तो हर एक को एकजुट होकर लड़ना होता। कोई शख्स झुंड के कामों में पीछे रहता तो उसे खदेड़ कर बाहर कर दिया जाता। आज के शिकारी अन्न बटोर आदिवासी लोहे के औजार इस्तेमाल करते हैं, मगर आदिकाल की बस्तियों की खुदाइयों से हमें एक ऐसे दौर का पता लगता है जब औजार पत्थर के थे। खुरचने, काटने, चीरने के पत्थर, तीरों के फल, कुल्हाड़ी और चाकू जैसे पत्थर। इनमें से कई औजारों पर लकड़ी बांधकर इस्तेमाल में लाया जाता होगा, जैसे तीर के फल। जो लोग ये औजार इस्तेमाल करते थे वो पूर्व पाषाण युग के कहलाते हैं, क्योंकि वो पाषाण यानी पत्थर के औजार और हथियार काम में लाते थे। पूर्व पाषाण युग खत्म होते होते दुनिया का मौसम गर्मा गया। बर्फानी नदियों की जगह घने जंगल उगने लगे थे। इन जंगलों में रहने वालों की नस्ल भी नई थी। उन्हें उत्तर पाषाण युग के आदमी कहते हैं। इस नस्ल की सबसे अहम दरियाफ्त थी खेती बाड़ी, जिससे इंसान को काफी आराम मिला और नई इजादों के लिए ज्यादा समय। मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए जिनकी मदद से खाना पकाया जाता था। पत्थर के औजार पहले से उम्दा बनने लगे। भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय जैसे जानवर पाले जाने लगे। कपड़े की बुनाई शुरू हुई। इन लोगों ने अब झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहना शुरू किया। खेती बाड़ी का एक दिलचस्प नतीजा यह हुआ कि लोग गांव और नगर बसाने लगे।
बड़ी नदियों के किनारे या जरखेज वादियों में आबादियां बसना शुरू हुई, जहां पानी और खाने की कमी न थी। जरूरत से ज्यादा अनाज भंडारों में जमा हुआ। ये अतिरिक्त मूल्य की शुरुआत थी। लोगों को सोच विचार का ज्यादा समय मिला, व्यापार होने लगा, कला और दस्तकारी में उन्नति हुई। अफगानिस्तान में मेहरगढ़, पाकिस्तान में कोटडीजी और राजस्थान में कालीबंगन जैसे कई स्थानों में उस विकसित ग्रामीण सभ्यता के सबूत मिलते हैं जो धीरे धीरे नगर सभ्यता में बदल रही थी। किसी नगर सभ्यता के विकास के लिए जिन शर्तों का पूरा होना जरूरी है वो हैं खपत से ज्यादा पैदावार, व्यापार प्रणाली, माल लाने ले जाने के आसान तरीके, आकार और नाप तौल के नियम, माल की बिक्री के लिए चांदी, सोने, अनाज या सिक्कों का इस्तेमाल, कायदे कानून पर चलने वाला धर्म और खास तरतीब से बनी इमारतें। और इन शर्तों के पूरा होने पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ये पुरानी भारतीय संस्कृति आज के भारत की तहजीब का आधार है। कितनी दिलचस्प और अनहोनी बात है कि इतिहास की शुरुआत से आज तक भारतीय संस्कृति और जीवन का अटूट सिलसिला कायम है। सिंधु घाटी तहजीब, जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, अपने सुनहरे दौर में 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक बलूचिस्तान की पहाड़ियों से लेकर सिंधु नदी के मैदानों तक और कच्छ, काठियावाड़ से लेकर घग्गर, यमुना घाटी तक फैली हुई थी। सिंधु के मैदानों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का अधिकार था। लोथल काठियावाड़ की राजधानी थी, कालीबंगन पूर्वी प्रांत का मुख्य शहर था और डाबरकोट पश्चिमी प्रांत का। सिंधु सभ्यता का असर उसकी सीमाओं से बाहर पश्चिम और मध्य एशिया तक में महसूस किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता उस व्यापार का एक हिस्सा थी जो मेसोपोटामिया के निचले मैदानों से लेकर पारस की खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ता हुआ दक्षिणी ईरान और बलूचिस्तान से सिंध होता हुआ भारत के भीतरी हिस्सों तक फैला हुआ था। इस सभ्यता का प्रमुख जलमार्ग सिंधु और उसकी सहायक नदियां ही थीं। नदी और समुद्री जलमार्ग पर होने वाले व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण गवाह हैं लोथल में स्थित गोदी और द्वारका में मिले पत्थर के लंगर और प्राचीन घाट। अकाद के राजा सरगोन के जमाने में लोथल और मोहनजोदड़ो से कीमती पत्थरों की मालाएं, मणि, मोती आदि, हाथी दांत और शंख वगैरह से बनी चीजें और शायद कपास की चीजें भी पश्चिम एशिया के शहरों को निर्यात की जाती थीं। उस वक्त की मिट्टी की मोहरों और शिलालेखों के हिसाब से आज का मकरान तट मगन और भारत का पश्चिमी तट मेलुहा कहलाते थे। भारत से पाल वाली नावें अकाद की खाड़ी तक चलती थीं। मेलुहा से आते जहाज, मगन से आते जहाज, दिलमन से आते जहाज, अकाद के बंदरगाह का सबने छू लिया किनारा है। इस तरह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने दौर की मुख्तलिफ तहजीबों से सुमेरिया, ईरान और मिस्र से आपसी व्यापार में जुड़े थे। लगता है सिंधु तहजीब के शहरों के कारीगर ज्यादातर विदेशी बाजारों के लिए ही सामान बनाते थे। सामान की खरीद फरोख्त के लिए किसी मुद्रा का इस्तेमाल होता था या नहीं, इसके बारे में ठीक से बता पाना मुश्किल है। मकानों से सटे हुए बड़े गोदामों से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये सौदागरों के मकान हैं। तादाद और मकान की बनावट से पता चलता है कि उस दौर का सौदागर तबका कितना ताकतवर और खुशहाल रहा होगा। इनके खंडहरों में सोने चांदी के जेवरात, कीमती पत्थर, पिटे हुए तांबे के बर्तन, धातु के औजार और हथियार मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मंडियां थीं, जहां जगह जगह से आया माल साफ होकर छंटकर बांधा जाता था और फिर आगे भेजा जाता था।
इन्हीं दोनों केंद्रों से कारवां दूर दक्षिण में कर्नाटक तक धातु और कच्चे माल की खोज में जाते थे। वहीं दूसरी ओर सीमा पार कर अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक जाते थे। जैसे आजकल की मंडियों में माल को बांधकर बाहर भेजा जाता है और पहचान के लिए उस पर निशान लगाए जाते हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरें भी शायद ऐसे ही इस्तेमाल होती होंगी। मोहरों पर बने ज्यादातर प्रतीक पशुओं के हैं। सिंधु सभ्यता व्यापार पर निर्भर थी, मगर व्यापारी मुनाफा कहां से कमाता? वो कौन सा बल था जिसने उस स्पष्ट वर्ग विभाजन को बनाए रखा जो व्यापार के पनपने के लिए जरूरी था? आम जनता पर व्यवस्था के नियंत्रण का अंदाजा मंदिर और पुजारी वर्ग की शक्ति से लगाया जा सकता है। हालांकि उस वक्त की विशाल देव प्रतिमाएं तो नहीं मिलती, फिर भी हमारे यहाँ टीलों पर मेसोपोटामिया के जिगरात मंदिर जैसी इमारतें हैं। पुष्कर के पास रहने वाली देवी दासियों के साथ यात्रियों का सहवास देवी पूजा का एक संस्कार था, जो आज भी दक्षिण में देवदासी परंपरा के रूप में मौजूद है। खंडरों में बड़ी संख्या में मिलने वाली मूर्तियां आज भी भारत के कई हिस्सों में पूजी जाने वाली मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। सिंधु घाटी में विशाल मूर्तियों और देव प्रतिमाओं के न मिलने की वजह हो सकती है जीवित देवियों की पूजा, जो अब भी नेपाल में होती है। कहने का मतलब यह है कि धर्म प्रधानता ही सिंधु घाटी सभ्यता को 500 साल तक जीवित रख सकी। शायद इस सभ्यता के अंत का कारण इसके व्यापार का पतन होगा। एक और मत यह है कि लगभग 4000 साल पहले आर्यों के फैलाव की वजह से सिंधु सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। आर्यों ने सिंधु वासियों द्वारा नदियों पर बनाए सारे बांध तोड़कर उनकी खेती का आधार ही मिटा दिया। क्या बात, आप लोग बांध क्यों तोड़ रहे हैं? तुम लोगों ने सारा पानी यहाँ रोक रखा है और उधर हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं। बिना हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं तो हम क्या करें? इस पानी के बिना हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। हम तुम्हारी फसलों के बारे में कुछ नहीं जानते, ये पानी हमारे मवेशियों के लिए ही जाएगा। आप बांध को तोड़ो, चलो बांध तोड़ो, चलो। वेदों में जगह जगह जिक्र आता है कि इंद्र ने उन जलधाराओं को मुक्त करवाया जिन्हें असुरों ने बांध रखा था। राक्षस ऊबड़ खाबड़ जमीन पर काले सर्प सा लेटा था। जब इंद्र ने अपने अंग भंग करने वाले शस्त्र से उस पर प्रहार किया, तब नदियों का प्रवाह रुक गया, धरती डोलने लगी, बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर रथ के पहियों से लुढ़कने लगे और बंधी हुई समस्त जलधाराएं छूटकर दैत्य के लेटे हुए शरीर पर बहने लगी। शुल्की, पागल हो गए हो क्या? जानते हो ये तुमने क्या किया? मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया है। भगदड़ में मैंने मौका देखा और इसे भगा लाया। अब अत्री को तुम्हें अपने पास छिपा कर रखना है। तो ये अत्री है। शुल्की, तुम्हारा पागलपन अब मायने रखता है। डरो नहीं, तुम यहाँ हिफाजत से हो। अगर मैं पकड़ी गई तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे कभी नहीं आना चाहिए था। फिक्र मत करो, कोई भी तुम्हें यहाँ खोजने नहीं आएगा। वो लोग समझेंगे कि तुम्हें लुटेरे यहाँ से लेकर गए हैं, समझी? अब क्या करना है? अब इसे किसी तरह यहाँ से निकालकर जहाज तक पहुंचाना होगा। इसका मतलब है तुम्हें दिलमन वापस लौटना होगा।
और कोई चारा भी तो नहीं है। डूबती नैया छोड़कर भाग रहे हो? बकवास, सब ठीक हो जाएगा। शुल्की, आज रात जो हुआ उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो? वो लुटेरे इस हद तक कभी नहीं बढ़े थे। मुझे तो लगता है वो हमारी बचाव की ताकत का इम्तिहान ले रहे थे। असली हमला तो आगे होगा। देखो द्राहा, मैं... अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारी ओर से हर चीज अनिश्चित होती जा रही है। द्राहा, हमारे पास भेजने के लिए पूरा माल तैयार है। मैं दिलमन में जाकर खुद उसे बेचूंगा और तय मानो हमें उससे बहुत मुनाफा होगा। और अगले मौसम में जहाज की पहली खेप से तुम्हारी चांदी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अत्री को एक हफ्ते के लिए तुम यहां छोड़कर चले जाओ? नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है। हमें जल्द से जल्द जाना है, नहीं तो हम यहां पर फंस सकते हैं। अच्छा, उस सुमेरिया कप्तान के बारे में तुमने क्या सोचा है? तुम्हें लगता है इस बारे में वो तुम्हारी मदद करेगा? उसका जहाज भी निकलने के लिए तैयार है। अगर वो चाहे तो तुम दोनों को साथ में ले जा सकता है। तुम एक काम करो, कल सुबह ही तुम अत्री को साथ लेकर उस जहाज पर छिप जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन एक सिंगा मोहर का क्या होगा? वे तुम्हारे ऊपर जुर्माना कर सकते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ उस जहाज के कप्तान को संभालो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, मगर लुटेरे आए तो तुम कहां जाओगे? अपने गांव चला जाऊंगा, और कहां जाऊंगा। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें तो हमेशा हरा ही हरा नजर आता है। द्राहा, हम दोपहर तक माल का इंतजार करेंगे। अगर लड़ाई नहीं हुई तो हम चल देंगे, ठीक है? ठीक है, ये लो, अत्री का ध्यान रखना। जहाज छूटने तक किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ? चलो जल्दी। ये सभ्यता अचानक नहीं मर गई जैसा कि पहले माना जाता था। उसे अपने स्वरूप में परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा। 1600 से 1900 ईसा पूर्व का ये परिवर्तित रूप वाला दौर उत्तरकालीन हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आर्यों का फैलाव हुआ और जैसा कि इतिहास में होता आया है, उन्होंने पुरानी सभ्यता के प्रभाव को धीरे धीरे स्वीकारा और उसके कई पहलू अपना लिए।